Bismillahirrahmanirrahim. Today we shall discuss about population invariant for four-level laser system. So what is population invariant? The process of achieving greater population of atoms in higher energy state as compared to lower energy state is called population invariant. वो प्रोसेस जिसमें हम हायर स्टेट के अंदर यानी एक्साइटेड स्टेट के अंदर एटम्स की तादाद ग्राउंड स्टेट के मुकाबले में या लोअर एनर्जी स्टेट के मुकाबले में बढ़ाते हैं, उस प्रोसेस को हम पॉपुलेशन इन्वर्जन का नाम देते हैं. सो व्हाट इज़ फोर लेवल लेज़र? द सिस्टम विच यूजेस फोर एनर्जी लेवल्स इज़ नोन एज फोर लेवल लेज़र. तो कोई भी ऐसा लेज़र सिस्टम जिसके अंदर हम चार एनर्जी लेवल्स का या चार एनर्जी स्टेट्स का इस्तेमाल करें, जिसमें एक हमारा ग्राउंड स्टेट होती है, तीन उसके अंदर एक्साइटेड स्टेट होंगी, तो कोई भी लेज़र सिस्टम जिसके अंदर हम चार एनर्जी लेवल्स का यूज़ कर रहे होंगे उसे हम फोर लेवल लेज़र का नाम देंगे. In a four level laser, the lower laser level is above the ground state. अब जो हमारा फोर लेवल लेज़र सिस्टम होता है उसकी खासियत क्या है कि उसमें जो हमारा लोअर लेवल है, लोअर लेवल का मतलब जिस लेवल में और उससे हायर लेवल में हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करनी है वो हमारा ग्राउंड स्टेट नहीं होती. यानी आमतौर पे हम जब कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर रहे हैं तो इसका मतलब हम ग्राउंड स्टेट और किसी एक्साइटेड स्टेट के दरमियान में पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर रहे हैं, यानी ग्राउंड स्टेट के मुकाबले में उस एक्साइटेड स्टेट के अंदर नंबर ऑफ एटम्स बढ़ा रहे हैं. लेकिन फोर लेवल लेज़र में क्या होता है कि जिन दो लेवल्स के दरमियान हम पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करते हैं वो हमारा ग्राउंड लेवल और एक्साइटेड स्टेट नहीं होती है, बल्कि ग्राउंड स्टेट से ऊपर वाली जो स्टेट है वो हमारा लोअर लेवल होता है और उससे ऊपर किसी एक स्टेट को जो है वो हम चूज़ करते हैं और उन दोनों के दरमियान हम पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे ये किस तरह से पॉसिबल है और यही एक चीज़ है जो कि फोर लेवल लेज़र की एफिशिएंसी को बढ़ाती है. सो कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद फोर एनर्जी लेवल्स. कंसीडर करें हमारे पास एक बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक लेज़र सिस्टम है और उसमें चार एनर्जी लेवल्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स चार डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स के अंदर रिजाइड कर रहे हैं. लेट्स से कि एनर्जी लेवल्स हमारे पास E1, E2, E3 और E4 हैं, जिसमें E1 जो है इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, सॉरी E1 की एनर्जी सबसे कम है, ग्राउंड स्टेट है, इज़ लेस देन E2. E2 की एनर्जी E3 से भी कम है, E3 की एनर्जी E4 से भी कम है. दैट मीन्स कि E4 जो है हमारा वो सबसे ऊपर वाला या सबसे हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट है, E3 उससे नीचे वाली एक्साइटेड स्टेट है, E2 उससे नीचे वाली, और E1 जो है हमारी ग्राउंड स्टेट है. The lifetime of electrons in the energy state E4 and the energy state E2 is very less. अब जो स्टेट E4 और E2 है इन दोनों में जो लाइफ टाइम होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो बहुत कम होता है. अब लाइफ टाइम कम है इसका मतलब ये हमारी नॉर्मल जो है वो एक्साइटेड स्टेट्स हैं. देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स इन दीज स्टेट्स विल स्टे ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो इन दोनों स्टेट्स के अंदर E4 के अंदर भी और E2 के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत कम टाइम के लिए स्टे करेंगे. So when we supply light energy which is equal to the energy difference of E4 and E1, तो जब भी हम लाइट एनर्जी सप्लाई करते हैं या हम पंपिंग करते हैं तो हम बेसिकली ग्राउंड स्टेट और जो हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट होती है उन दोनों के डिफरेंस के बराबर एनर्जी देते हैं, यानी हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को E1 से उठा के E4 में शिफ्ट करते हैं. द इलेक्ट्रॉन्स इन द लोअर एनर्जी स्टेट E1 गेन्स सफिशेंट एनर्जी एंड जम्प्स इनटू द हायर एनर्जी स्टेट E4. तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और लोएस्ट एनर्जी स्टेट E1 से हाईएस्ट एनर्जी स्टेट E4 में शिफ्ट कर जाते हैं. अब ये हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि E4 का लाइफ टाइम भी बहुत कम है, E2 का लाइफ टाइम भी बहुत कम है. तो ये दोनों नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट है, जबकि E3 लेवल जो है दिस इज़ मेटास्टेबल. ये मेटास्टेबल स्टेट है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो लाइफ टाइम है वो ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ पे स्टे करेंगे. The lifetime of electrons in the energy state E4 is very small. Therefore, after a short period, they fall back into the next lower energy state E3 by releasing non-radiation energy. अब यहाँ पे भी वो E4 से E3 में जो है वो शिफ्ट करेंगे, लेकिन इस दौरान जो एनर्जी रिलीज़ करेंगे वो फोटॉन्स की फॉर्म में या लाइट की फॉर्म में नहीं होगी. हमने थ्री लेवल लेज़र के अंदर भी देखा था कि जब वो एक एक्साइटेड स्टेट से दूसरी एक्साइटेड स्टेट में या मेटास्टेबल स्टेट में मूव कर रहे होते हैं तो वहाँ पे वो जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन या इन द फॉर्म ऑफ लाइट नहीं होती, वो काइनेटिक एनर्जी या किसी भी और फॉर्म में एनर्जी को रिलीज़ करेंगे. सो यहाँ से हमें कोई आउटपुट या कोई लाइट एनर्जी नहीं मिलती है.
The lifetime of electrons in the energy state E3 is very large as compared to E4 and E2. As a result, a large number of electrons accumulate in the energy level E3. अब जो E3 लेवल है उसका जो लाइफ टाइम है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू E4 एंड E2. तो इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए स्टे करें, यानी हम बेसिकली यहाँ से यहाँ पंप करें E4 में, और E4 में वो स्टे नहीं कर पा रहे, वहाँ से वो स्पॉन्टेनियसली डिके करते जा रहे हैं लेवल E3 में. तो इसका मतलब E3 जो है उसकी पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि E1 के अंदर से हम इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करवाते जा रहे हैं, और जिस लेवल में शिफ्ट करवा रहे हैं वहाँ पे वो स्टे नहीं कर रहे बल्कि आके E3 के अंदर स्टे करते जा रहे हैं. तो इसका मतलब E3 की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी एज कम्पेयर टू अदर लेवल्स. After completion of their lifetime, the electrons in the energy state E3 will fall back into the next lower energy state E2 by releasing energy in the form of photons. अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब अपना लाइफ टाइम पूरा कर लेंगे तो E3 से E2 में जो है वो ट्रांजिशन करेंगे, और जब वो E3 से E2 में ट्रांजिशन करेंगे तो वहाँ पे वो लाइट एमिट करेंगे, यानी वहाँ पे होगी तो स्पॉन्टेनियस एमिशन, लेकिन उस स्पॉन्टेनियस एमिशन के नतीजे में हमें लाइट एनर्जी मिलेगी, यानी वो रेडिएटिव स्पॉन्टेनियस एमिशन होगी. Like the energy state E4, the lifetime of electrons in the energy state E2 is also very small. अब जो E2 है उसका lifetime भी बहुत कम है. So therefore the electrons in the energy state E2 will quickly fall into the next lower energy state or ground state E1 by releasing non-radiation energy. अब होगा क्या, E2 से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोबारा से E1 के अंदर जो है वो मूव कर जाएंगे, क्योंकि E2 का लाइफ टाइम भी बहुत कम है, और इस दौरान भी वो कुछ खास एनर्जी जो है वो रिलीज़ नहीं करेंगे, यानी एनर्जी रिलीज़ होगी लेकिन इन द फॉर्म ऑफ फोटोन या लाइट नहीं होगी. सो पॉपुलेशन इनवर्जन इज अचीव्ड बिटवीन एनर्जी स्टेट E3 एंड E2. अब E3 हमारी मेटास्टेबल स्टेट है, तो हम बेसिकली पॉपुलेशन इनवर्जन E3 और E2 के दरमियान में अचीव कर रहे हैं. प्रोसेस सारा वही होगा जिस तरह E3 स्टेट के अंदर हुआ था कि एक्साइटेड स्टेट से वो मेटास्टेबल स्टेट में आ गए, मेटास्टेबल से जब वो ग्राउंड स्टेट यानी ग्राउंड स्टेट में नहीं E2 स्टेट में आएंगे तो एक फोटोन एमिट होगा स्पॉन्टेनियसली, और वो फोटोन फिर आगे एक्साइटेड स्टेट में बड़े हुए एटम्स के साथ टकराएगा और वहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन करवाएगा, और यहाँ से E3 से E2 में आते हुए ही यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट होंगे जो कि मल्टीप्लाई होकर एम्पलीफिकेशन का प्रोसेस करेंगे. सो E3 और E2 के दरमियान जब ट्रांजिशन हो रही होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वहाँ से हमें आउटपुट लाइट या लेज़र जो है वो हमें आउटपुट में मिलती है. अब क्या है कि E2 हमारी ग्राउंड स्टेट नहीं है, यहाँ से भी एटम जो है फ़ौरन से ग्राउंड स्टेट में मूव कर जाएंगे. तो बेसिकली हम जो पॉपुलेशन इनवर्जन अचीव कर रहे हैं वो E3 और E2 के दरमियान, और हम ये भी देख सकते हैं कि जो E2 लेवल है वहाँ पे ज़्यादा एटम्स मौजूद नहीं है, वो स्पॉन्टेनियसली डिके करते जा रहे हैं E1 में. तो हमें क्या रिक्वायर्ड है कि E2 के मुकाबले में E3 की पॉपुलेशन ज़्यादा हो, यानी यहाँ पे पॉपुलेशन इनवर्जन अचीव करने का मतलब, या लेज़र एक्शन प्रोड्यूस करवाने का मतलब ये है कि E2 के मुकाबले में E3 स्टेट के अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा हों. और हम देख सकते हैं कि ये जो काम है ये इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि एटम कहीं से भी जो है वो ट्रांजिशन करेंगे वो ग्राउंड स्टेट में एक्यूमुलेट होंगे. इसलिए जब ग्राउंड स्टेट और किसी एक्साइटेड स्टेट के अंदर कंपटीशन होता है, यानी इन दो लेवल्स में अगर पॉपुलेशन इनवर्जन अचीव करवानी होती है तो वो एक टफ टास्क है. लेकिन E2 भी हमारी एक्साइटेड स्टेट है और यहाँ से एटम स्पॉन्टेनियसली डिके करते जाते हैं, यानी यहाँ से खुद ब खुद नंबर ऑफ एटम्स कम हो रहे हैं, तो यहाँ से खुद ब खुद अगर नंबर ऑफ एटम्स कम हो रहे हैं तो इसका मतलब E3 के अंदर वैसे ही जो है एटम्स की तादाद वो बढ़ती जाएगी. तो इसका मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन इनवर्जन अचीव करना जो है वो इतना मुश्किल नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा एटम्स जो हैं उन्हें हमें ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में नहीं लेके जाना पड़ेगा. So in a 4-level laser, only a few electrons are excited to achieve population inversion. To create population inversion, there is no need to pump more than 50% of the atoms to the upper laser level. E3 के अंदर क्या था कि वहाँ पे भी हमें 50% एटम जो थे उनको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना था, क्योंकि वहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि ग्राउंड स्टेट के मुकाबले में जो हमारा मेटास्टेबल लेवल है उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाए. लेकिन यहाँ पे कंपटीशन E1 और E3 में नहीं है बल्कि E2 और E3 में, और हम देख सकते हैं कि E2 के अंदर तो वैसे ही एटम स्टे नहीं कर रहे, तो ये कंपटीशन इतना टफ नहीं है, हम आसानी से स्टेट E3 के अंदर एटम्स की तादाद जो है उसको बढ़ा सकते हैं. तो इसका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग पंपिंग हमें रिक्वायर्ड नहीं है पॉपुलेशन इनवर्जन अचीव करने के लिए. Therefore, a 4-level laser produces light efficiently than a 3-level laser.
इन प्रैक्टिकल मोर देन 4 एनर्जी लेवल्स मे बी इन्वॉल्व इन द लेज़र प्रोसेस। अब 4 से ज़्यादा लेवल्स भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जितने एनर्जी लेवल्स ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे उतना ही ऑप्टिकल गेन भी ज़्यादा होगा। ऑप्टिकल गेन ज़्यादा से मुराद हमें इनपुट एनर्जी बहुत कम देनी पड़ेगी और आउटपुट में हमें ज़्यादा लाइट जो है वो एम्पलीफाई होकर मिलेगी। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ 4 लेवल लेज़र? फर्स्ट ऑफ ऑल द एफिशिएंसी इज़ हायर। एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है? जब आपकी इनपुट एनर्जी के मुकाबले में आउटपुट एनर्जी आपको ज़्यादा मिल रही होती है, यानी इनपुट में आप थोड़ी एफर्ट कर रहे हैं, आउटपुट में लाइट आपको ज़्यादा एम्पलीफाई होकर मिल रही है। और उसकी रीज़न वही है कि हमें पंपिंग रेट जो है वो ज़्यादा नहीं करना पड़ता, ज़्यादा आइटम्स को हमें पंप नहीं करना पड़ता। तो बहुत थोड़े से आइटम्स को हम पंप करते हैं तो हमें फ़ौरन से जो है वो लेज़र लाइट जो है आउटपुट में मिलना शुरू हो जाती है। पॉपुलेशन इन्वर्जन हम जल्दी अचीव कर लेते हैं। सेकेंडली, रिक्वायर्ड पंपिंग रेट इज़ लोअर। पंपिंग रेट बहुत कम होता है, मतलब थोड़े से आइटम्स को हमें पंप करना पड़ता है। द लेजिंग थ्रेशोल्ड ऑफ अ 4 लेवल लेज़र इज़ लोअर। अब लेजिंग थ्रेशोल्ड से मुराद के जिस स्टेट से, यानी वो मिनिमम एनर्जी स्टेट जहाँ जिसके बाद जो आपका लेज़र एक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा जो E2 लेवल है वो हमारा लेज़र थ्रेशोल्ड है, यानी उससे ऊपर जब जाते हैं E3 लेवल के अंदर तो वहाँ पे आपका लेज़र एक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। The population of the lower laser level N2 of T is decaying rapidly to the ground state. अब N2 of T मतलब जो सेकेंड लेवल है उसकी पॉपुलेशन बहुत रैपिडली, बहुत तेज़ी से डिके कर रही है ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि वो नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट है, लाइफ टाइम उसका कम है। सो प्रैक्टिकली इट इज़ एम्प्टी, मतलब प्रैक्टिकली उसमें एटम्स ना होने के बराबर होते हैं। दस अ कॉन्टीन्यूस ऑपरेशन ऑफ द 4 लेवल लेज़र इज़ पॉसिबल। तो उससे क्या होता है कि जब वहाँ पे प्रैक्टिकली कोई एटम होगा ही नहीं तो फिर यहाँ पे हमेशा एटम्स की तादाद ज़्यादा रहेगी। जब यहाँ पे E3 में हमेशा एटम्स की तादाद ज़्यादा रहेगी, इसका मतलब पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है वो ऑल टाइम हम अचीव कर रहे होंगे, मतलब हर वक्त जो है वहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन की स्टेट होगी। तो जब पॉपुलेशन इन्वर्जन की स्टेट होगी हर वक्त, तो इसका मतलब कंटिन्यूसली लेज़र लाइट हमें मिलती रहेगी। इसके ऑपोजिट अगर हम 3 लेवल लेज़र की बात करें तो वहाँ पे चूंकि हमें पंपिंग रेट हाई करना पड़ता है, सो जब पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाती है फिर जो है वो हमारा लेज़र एक्शन स्टार्ट होता है, और उसके बाद भी जो है वो कंटिन्यूटी इसके अंदर नहीं आती, क्योंकि एटम जो है वापस ग्राउंड स्टेट में आ रहे होते हैं। तो हमें फिर से उनको एक्साइटेड स्टेट में ले जाना पड़ता है ताकि एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम ज़्यादा कर लें। लेकिन यहाँ पे हम जिन 2 लेवल्स में कंपटीशन है उसमें से लोअर लेवल तकरीबन जो है वो एम्प्टी होता है, मतलब तकरीबन उसके अंदर जो एटम्स है वो ना होने के बराबर होते हैं। तो इस वजह से प्रैक्टिकली ये 0 होता है जब इसके अंदर कोई एटम नहीं होते। तो फिर E3 के अंदर हमेशा नंबर ऑफ एटम ज़्यादा रहते हैं। जब E3 में नंबर ऑफ एटम ज़्यादा रहेंगे इसका मतलब पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है उस स्टेट में हमारा सिस्टम हर वक्त होगा। तो जब हर वक्त पॉपुलेशन इन्वर्जन वहाँ पे होगी तो डेफिनेटली लेज़र लाइट जो है वो भी कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होती रहेगी।